चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वीडियो नंबर 6। हम प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर और 8 प्रिंसिपल पे पहुंच चुके हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फ्यूल सर का 8 प्रिंसिपल है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा? तो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। कहने का मतलब कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जितनी भी अथॉरिटी और जितनी भी पावर होती है वो कहीं एक जगह ही होती है, किसी एक व्यक्ति को या एक टॉप लेवल पर ही जितनी भी आपकी पावर होती है, जितनी भी अथॉरिटी होती है, कुछ गिने चुने लोगों को ही होती है, सबको पावर और अथॉरिटी नहीं होती, उसे सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। और इसके उल्टा डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कि मैनेजमेंट के जो डिफरेंट लेवल होते हैं हर एक में पावर को और अथॉरिटी को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। दोबारा बता रही हूँ, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर और अथॉरिटी किसी एक व्यक्ति के हाथ में या टॉप लेवल ओनली कुछ फ्यू मेंबर्स के हाथों में अगर होती है तो उसे उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है सेंट्रलाइजेशन पोजीशन कहलाती है। और अगर पावर और अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज मतलब छोटे छोटे या डिफरेंट मैनेजर्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, उनमें बांट दी जाए पावर भी और अथॉरिटी भी, तो दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बोला गया है, फ्यूल सर कहते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूल ए कंपनी मस्ट नॉट कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। फ्यूल सर कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना तो फुली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही फुली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, उनका कहने का मतलब है कि दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर वर्क करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, बोला है उसने कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज विद द सेंट्रलाइज्ड टेक्निक्स बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ नीड टू डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स कि अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे लेवल पे बिजनेस है, तो उसमें आप सेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं पावर का, किसी एक व्यक्ति को ही सारी पावर और अथॉरिटी दे दी, सारी डिसीजन मेकिंग उसी की कर दी जाए। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके पावर और अथॉरिटी को देना ज़रूरी होता है, तभी वो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। क्लियर? इफ़ एम्प्लॉयज़ आर एफिशिएंट and competent then they can be trusted and having decentralization, but if employees are not fully developed and are less in the number of their। दूसरी एक और चीज़ हो सकती है, एक तो हमने ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ के बेस पे। अगर एम्प्लॉयज़ पूरी तरह से एफिशिएंट है, बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं, फुली एफिशिएंट है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कर सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन फुली डिसेंट्रलाइजेशन कर सकती है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ पहले से ही बहुत एफिशिएंट है और अच्छे से काम करते हैं, तो उनके ऊपर ट्रस्ट करके अच्छे से डिसेंट्रलाइजेशन करके एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी और पावर दे करके काम कराया जा सकता है। लेकिन अगर जो आपके एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के, वो पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर पाते, फुली डेवलप नहीं है, ठीक है, और तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उनको सेंट्रलाइजेशन उनके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो काम कर पाते हैं। इन नंबर देर मस्ट बी फ्यूल एडवाइस नॉट टू हैव कंप्लीट सेंट्रलाइज और कंप्लीट डिसेंट्रलाइज बट कॉम्बिनेशन ऑफ मोर। ठीक है, कहने का मतलब कि बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि वो फ्यूल कह रहे हैं, फ्यूल सर, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम ये नहीं कह सकते कि फुली सेंट्रलाइज होना चाहिए और ना ही हम ये कह सकते हैं कि फुली डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, तभी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिसीजन लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि पावर और अथॉरिटी को कैसे रखा जाए। क्लियर? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम कर सकते हैं कि जैसे पंचायत होती है किसी भी कंट्री की, या हमारे कंट्री की अगर हम बात करें, जो पंचायत होती है उसको बहुत सारी पावर दी गई हुई है। ठीक है, मोर पावर टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ विलेज। दिस इज़ द डिसेंट्रलाइजेशन एज नेशनल लेवल। ठीक है, बोला गया है कि गाँव के विकास के लिए हमारे देश में सरकार ने जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनको बहुत सी अथॉरिटीज़ दी हुई है और उनको फंड भी प्रोवाइड कराती है अपने गाँव के विकास के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। गवर्नमेंट ने अपनी पावर और अथॉरिटी को उन पंचायत को दिया हुआ है, फंड भी दिया हुआ है, जिससे कि अपने विलेज का डेवलपमेंट वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि बेनिफिट कीवर्ड्स तो हमने पढ़ ही लिए कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, कि डिसीजन शुड बी टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। कौन डिसाइड करता है सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या
डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, टॉप लेवल के जितने भी मैनेजमेंट में होते हैं वो सब डिसाइड करते हैं। एंड रूटीन डिसीजन कैन बी टेकन बाय द मैनेजर वर्किंग एट द मिडिल लेवल ऑफ। ओके, बेनिफिट्स क्या हैं इसके? बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, दोनों के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। सेंट्रलाइजेशन लेकर के चल रहे हैं उसके अलग फ़ायदे होंगे, और डिसेंट्रलाइजेशन लेकर के चल रहे हैं उसके अलग फ़ायदे होते हैं। ठीक है, फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल। इससे क्या हो जाता है कि डिसीजन बड़े फास्ट लिए जाते हैं अगर डिसेंट्रलाइजेशन है, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल मतलब अगर सेंट्रलाइजेशन ली हुई है तो इससे क्या है, पूरी तरह से कंट्रोल रहता है टॉप लेवल का ही। दैट इज़ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, वायलेशन ऑफ इसके दिस प्रिंसिपल तो क्या क्या हो सकता है? कंप्लीट अंडर जो ऑर्गेनाइजेशंस ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन। अगर पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाए, मतलब सारी पावर किसी एक ही व्यक्ति के पास दी जाए, तो जितने भी डिसीजन है उनमें डिले होना स्टार्ट हो जाएगा, लेट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज एक ही व्यक्ति के ऊपर सारा वर्क लोड आ जाता है। ठीक है, और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन अगर कर दिया जाए तो उसके रिजल्ट जो होते हैं इसमें अथॉरिटी का मिस यूज़ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल। एक और इसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आ सकता है आपका, दोनों में डिफरेंशिएट करके बताइए। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि पावर एंड अथॉरिटी जो है सिंगल कुछ किसी एक व्यक्ति के पास दे दी जाए या फिर कुछ फ्यू मेंबर्स के पास में ऑर्गेनाइजेशन में दे दी जाए, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर और अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अलग अलग लेवल के मैनेजमेंट के हाथों में, तो दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन टॉप मैनेजमेंट रिटेन मैक्सिमम अथॉरिटी, द अथॉरिटी विल बी मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट इज़ वेरी लो। सेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पावर और अथॉरिटी किसके पास होती है? टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास में। मिडल एंड लोअर लेवल के पास में बहुत कम अथॉरिटी एंड पावर दी जाती है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है? द अथॉरिटी इज सिस्टमेटिकली डिवाइडेड बाय एवरी लेवल। ठीक है, सिस्टमेटिकली सब पे डिवाइड की जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका अगला नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ठीक है, ये आपका 9 प्रिंसिपल है फ्यूल सर का, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इसको हिंदी में बात कहें तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है सोपान श्रृंखला, इसे कहा जाता है। अभी सोपान श्रृंखला होता क्या है, स्केलर चेन होता है क्या है, क्या कहते हैं इसके लिए फ्यूल सर? तो फ्यूल सर बोल रहे हैं कि स्केलर चेन मीन्स द लाइन ऑफ अथॉरिटी ऑफ चेन ऑफ सुपीरियर एंड हाइएस्ट टू लोएस्ट रैंक। ठीक है, Fuel insists that chain must be followed strictly in the organization. Every information must be passed through the level of key in of this chain. No skipping of any one key should be followed. ये है आपकी स्केलर चेन। देखिए एक तरीके से ये आपकी स्केलर चेन कहलाती है। क्या कहते हैं फ्यूल सर कि एक लेवल होना चाहिए, एक लाइन में कोई इन्फॉर्मेशन या ऑर्डर या कोई भी डायरेक्शन अगर देना है तो एक लाइन में चलना चाहिए। मीन्स एफ लेवल के किसी वर्कर को अगर कुछ कहना है या अपनी कोई बात रखनी है तो अपने ऊपर के लेवल वाले ई से बात कर सकते हैं। ई से वो इन्फॉर्मेशन डी पहुंचेगी, डी से सी, सी से बी, बी से ए। ठीक है, तब ए तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, या जो भी उसको डिसीजन देना है या जो उसे सजेशन देना है तो इन 3 लेवल से होकर के गुजरता है। दैट इज़ कॉल्ड स्केलर चेन। इसे सोपान श्रृंखला कहा जाता है कि मतलब अथॉरिटी या कोई सजेशन देना है, कोई डायरेक्शन देना है या कुछ भी करना है तो एक लाइन में चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एफ़ जो है डायरेक्टली जा कर के ए को कोई इन्फॉर्मेशन दे या ए को कोई सजेशन दे, उसे पूरे ये स्टेप्स पार करके जाना पड़ता है। एफ़ ई से कांटेक्ट करेगा, ई डी से, डी सी से, सी बी से, और देन ए के ऊपर आएगा। ठीक है, और अगर बात की जाए कि ई को अगर एन के साथ में अगर कोई कांटेक्ट करना है या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या कुछ डिस्कशन करना है या कोई सजेशन देना है तो ई से यहाँ तक आने के लिए पहले यहाँ तक पहुँचेगा, फिर 1 बाय 1 वहाँ तक एन तक वो आएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड आपकी स्केलर चेन कहलाती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर चलो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। गैंग प्लैंक पे बाद में आऊँगी जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्या बोला इसके कीवर्ड्स? फॉलोइंग लाइन्स ऑफ अथॉरिटी और हेची ऑफ मैनेजर्स फॉर कम्युनिकेटेड एवरी इंफॉर्मेशन। हर एक लाइन अथॉरिटी चलती है आपकी इसमें। एवरी मैनेजमेंट कम्युनिकेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लाइन वाइज आपकी चलती है। रिपोर्ट टू योर इमीडिएट बॉस। ठीक है, जैसे इसमें मैंने बात की थी कि एफ़ का इमीडिएट बॉस कौन? ई था,
तो मतलब कहने का कि एफ़ को अथॉरिटी है, वो ई को ही इन्फॉर्म कर सकता है, ठीक है। वो डी तक नहीं जा सकता, वो सी तक नहीं जा सकता। ई अपने इमीडिएट बॉस डी से बात करेगा, डी सी से, सी बी से, एंड देन ए के पास पहुंचेगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। टेक ऑर्डर फ्रॉम इमीडिएटली बॉस एंड गिव ऑर्डर टू इमेंस और सबॉर्डिनेट्स। जैसे जैसे कोई भी ऑर्डर मिलता है उसको, तो बॉस जो है अपने उस ऑर्डर को अपने सबॉर्डिनेट को नीचे ट्रांसफ़र करता चला जाता है। फॉर अर्जेंट इन्फॉर्मेशन द चेन में बी ब्रोकन। अब क्या बोला गया, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए कि उसने बोला है कि अर्जेंट इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें फ़ास्ट डिसीज़न लेना है, हमको ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फास्ट डिसीज़न लेना है, कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, इस कंडीशन में क्या होगा, मे बी ब्रोकन द थ्रू। ऐसी कंडीशन में ये पूरी लाइन जो है इसको ब्रोक किया जा सकता है, इस पूरी लाइन को ब्रोक किया जा सकता है। सिर्फ कौन सी कंडीशन में, जब अर्जेंट कोई इन्फॉर्मेशन है तो। दिस इज़ कॉल्ड गैंग प्लान, इसे कहा जाता है गैंग प्लान। गैंग प्लान को ध्यान से सुनिए। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें अर्जेंट और इमरजेंसी की कंडीशन होती है कि उसी टाइम पर आपको वो इन्फॉर्मेशन उस लेवल के किसी वर्कर पे पहुंचानी है। तो ऐसी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं गैंग प्लान के लिए ई और ओ इन दोनों का एग्जांपल लेकर के चल रही हूँ। ई भी सेम लेवल का एम्प्लॉई है यहाँ पे, ओ भी सेम लेवल का एम्प्लॉई है। क्या होता है कि कोई सेम इन्फॉर्मेशन इनको एक दूसरे के साथ शेयर करनी है और इमरजेंसी का टाइम है और वो बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो अर्जेंट है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एक रूल ब्रेक हो जाता है कि ये सेम लेवल के जो वर्कर है एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। दैट इज़ कॉल्ड गैंग प्लान, इसे गैंग प्लान कहा जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन में हो सकता है, जब इमरजेंसी की कंडीशन हो, अर्जेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तब ये चेन ब्लॉक की जा सकती है और सीधा सेम लेवल के वर्कर एक दूसरे से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करके कोई डिसीज़न ले सकते हैं, इसे कहा जाता है गैंग प्लान। अदरवाइज स्केलर चेन जो होती है वो लाइन वाइज चलती है कि अगर ऐसी कंडीशन ना हो, अर्जेंसी की कंडीशन ना हो और इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि डिसीज़न अभी लेना ज़रूरी है, तो प्रोसेस वही चलता। फिर अगर ई को ओ से कांटेक्ट करना होता तो वो डी से करता है, डी से सी इमीडिएट बॉस को, सी अपने इमीडिएट बॉस बी को, बी ए को, ए से यहाँ एंड देन ओ, ऐसे इन्फॉर्मेशन पहुँचती, ठीक है। तो ये तो था स्केलर चेन। लेकिन स्केलर चेन ब्लॉक हो सकती है कौन सी कंडीशन में, जब अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है एम्प्लॉयज़ को, तो सेम लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं अपनी इस चेन को ब्रोक कर सकते हैं और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड गैंग प्लान। इफ़ एम्प्लॉयज़ हिज हैबिट ऑफ अप्रोचिंग सीनियर ऑफिशियल इग्नोरिंग हिज इमीडिएट बॉस, ही इज़ वायलेंट स्केलर चेन प्रिंसिपल, ठीक है। ये तो गैंग प्लान था कि अर्जेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो उसने गैंग प्लान के थ्रू अपने सेम लेवल के वर्कर से बात करके हो जाता है, वो गैंग प्लान कहलाता है। लेकिन अगर अर्जेंसी या अर्जेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी चेन को अगर कोई ब्रोक कर लेता है वर्कर, तो ऐसी कंडीशन में इसे क्या कहा जाता है, इफ़ एम्प्लॉइज हैज़ हैबिट टू अप्रोचिंग सीनियर ऑफिशियल इग्नोरिंग हिज इमीडिएट बॉस, ही इज़ वायलेटिंग ऑफ स्केलर चेन एंड प्रिंसिपल। तो ऐसी कंडीशन में उस एम्प्लॉय को माना जाता है कि वो स्केलर चेन प्रिंसिपल के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब कि जो आपके रूल और रेगुलेशन है एक फ्लो में आते हैं, एक लाइन में आते हैं। कोई भी अपने इमीडिएट बॉस को कांटेक्ट कर सकता है डायरेक्टली, ऊपर और नीचे किसी से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। सिर्फ एक कंडीशन होती है गैंग प्लान की कंडीशन, जिसमें सेम लेवल के वर्कर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वो भी तब आती है जब अर्जेंट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। दैट इज़ कॉल्ड गैंग प्लान। और गैंग प्लान बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 वर्ड भी क्वेश्चन आ सकता है इसका। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसके? पॉजिटिव इफेक्ट है सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है सिस्टमेटिक लेवल पे आती है, ठीक है। इसके एक एग्जांपल हम भी ले सकते हैं, जैसे स्कूल के अंदर है, हम स्कूल के अंदर हम वर्क कर रहे हैं और मान लीजिए किसी छुट्टी का डिक्लेरेशन है, मतलब कोई गेस्टेड हॉलीडे आ जाए या कोई अचानक से कुछ ऐसा हो, तो या फिर जैसे जो भी था छुट्टी का कोई डिसीज़न है, तो छुट्टी का डिसीज़न सबको पता है, टॉप लेवल पे लिया जाता है। पहले ऊपर से जो हमारे मैनेजमेंट लेवल पे वहाँ से डिसाइड किया जाता है, वहाँ से फिर हमारे एचओडी तक आती है वो इन्फॉर्मेशन, एचओडी कोऑर्डिनेटर तक पहुँच जाती है और कोऑर्डिनेटर टीचर्स तक पहुँच जाती है और टीचर्स स्टूडेंट तक पहुँचाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्केलर चेन, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है स्केलर चेन्स का, ठीक है।
और ऐसे ही अगर हम बोले कोई सजेशन की बात कहें कि कोई सजेशन हमें देना है ऊपर तक, तो सजेशन देने की भी यही प्रोसेस रहेगी आपकी कि स्टूडेंट अगर कोई सजेशन देना चाहता है किसी के रिगार्डिंग, तो स्टूडेंट अपने टीचर को देगा, टीचर जो है कोऑर्डिनेटर को देगा, कोऑर्डिनेटर एचओडी मैम को देंगी और एचओडी मैम मैनेजमेंट को। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्कैनर चेन। ओके, पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ रहे थे हम इसके। सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है इससे। नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन गैप नहीं आता, सिस्टमेटिक वे में चलता रहता है। और इसको रूल को फॉलो नहीं करने से क्या हो जाता है, देयर में भी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है वर्कर्स के बीच में, एंड नो क्लियरिटी इन द अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ठीक है, किसको क्या अथॉरिटी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्लियर नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से ठीक से काम नहीं हो पाता है।